हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 कवर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10th रियल नंबर्स। इस प्लेलिस्ट में इस लेक्चर से पहले मैं एक लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं जिसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो दिया गया नंबर रैशनल है या इरेशनल है। साथ में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सिखाया था। फिर मैंने आपको थ्योरम 10.1 के बारे में बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ये प्रोडक्ट यूनिक होता है ऑर्डर को ना देखते हुए। फिर मैंने आपको थ्योरम 1.2 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता हो, p एक प्राइम नंबर है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और इस थ्योरम का प्रूफ भी दिया था। साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, जैसे √2 √5 एक इरेशनल नंबर है। आज का हम लेक्चर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्योंकि ये सारे नंबर कंपोजिट है तो हम इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए सवाल कैसे होंगे। पहले 140 का फैक्टर करिए। 2 से कितनी बार में आता है 70, 2 से 3 5 35, फिर 5 से जाएगा 7, 7 से 1। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं। हम 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, जहां पर 2 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 5 1 बार आया है और 7 भी 1 टाइम्स ही आया है। तो ये हमारा सवाल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने कर दिया है। सवाल था एक्सप्रेस ईच नंबर, ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये जो नंबर है प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है, उनके प्रोडक्ट में लिखा गया है। सारे नंबर प्राइम है और इनके प्रोडक्ट में लिखा गया है, जो कहा भी था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है 156। तो देखिए 156 के फैक्टर कीजिए। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इससे पहला वाला लेक्चर देख लो, जिसमें मैंने डेप्थ में बात करी है, कोई एग्जाम्पल भी कराए। तो 2 से डिवाइड करा, 15 नहीं आता, 14 आता है 7 बार में, 1 बच गया, और ये 8 बार में। अब अगेन फिर से हमें करना है, 2 से गया। आपको कैसे पता लगेगा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट आपको देखना है। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम्स, ये 1 बचा, ये 9 बार में। फिर 3 से गया 1 3, और फिर 13 से गया 1। तो मैं 156 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 13। 156 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2, 3 कितनी बार आया 1 बार, 3 रेज टू द पावर 1, 13 रेज टू द पावर 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। हमें ये जो नंबर दिया हुआ था इसे एक्सप्रेस करना था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर है, इसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया गया है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है 5005। तो देखिए 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करते हैं। ये क्या 1 बार में 0 0 1। अब किससे डिवाइड करें, 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 के से 99 गया 9 बार में, 1 बच गया, और फिर 11 से गया 1 बार में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर से ही चलोगे, 5 के बाद 7 से चेक करो, चाहो तो 7 से भी कर सकते हो, गलत नहीं है, पर जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो, मैं कहना चाहता हूँ। फिर 7 से किया 1 बार में, और फिर 2, ये हो गया 7, और ये 17 से गया 1 बार में, 1, और 21 गिर जाएगा 3 बार में, 21 जाएगा 3 बार में, और फिर 13 से गया 1 बार में। तो देखिए 5005 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 5 × 11 × 7 × 13। अब यहाँ पर कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार नहीं आया, तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर भी आपको लिखना है तो पावर में लिख सकते हो। मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, नंबर बढ़ते हुए। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, पर ऐसे मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। अब ये क्या है 7429।
इस नंबर को भी हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो सम करके देखते हैं, 7 + 4 डिजिटों का सम निकाल रहा हूँ, +2 + 9, ये अगर आप सम करोगे तो 11, और ये कितना हो गया, ये भी 11, 22 आएगा। तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होता है, जिनकी यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होता है। 7 से करके देखते हैं, देखिए 7 से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, पर ये नहीं आएगा 7 के टेबल में, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ऑड नंबर, ऑड प्लेस पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम, ऑड प्लेस पे कौन से डिजिट आ रहा है, 1, ये पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑड प्लेस पे ये रहे डिजिट, इनका सम, माइनस इवन प्लेस पे जो डिजिट है, पहला, दूसरा, दूसरा इवन प्लेस होता है, तीसरा, चौथा, इनका सम 0 आए या 11 से डिविजिबल आए। तो देखते हैं, हो गया 13, ये हो गया 9, 4 आ रहा है, तो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से भी नहीं जाता। क्या है, 13 से डिविजिबल है, चेक करना पड़ेगा 13 से डिविजिबल है या नहीं। वैसे 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, पर वो लेंथी होता है, तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद ही कैसे निकाल सकते हो, चाहे वो नंबर 61 हो, 91 हो या 37 हो, कुछ भी। तो देखिए 5 बार में गया 65, यहाँ से क्या बचेगा 9, ये आ गया 2, फिर 7 बार में गया 91, 1 बचा 9, और 1 बार में देखिए रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 17 से चेक करते हैं, क्या नंबर 17 से डिविजिबल है। तो 17 से चेक करने के लिए आपको इससे छोटा नंबर सोचना है जो 17 के टेबल में आता है। तो 4 बार में कर लेते हैं 68, ये कितना बच गया, ये बच गया हमारा 6, और यहाँ पर 2 आ गया। फिर से कितनी बार में, 3 बार में गया 51, 51 यहाँ से 1, और यहाँ से भी 1। फिर ये कितनी बार में, 17 बार में, देखिए बस 7 बार में, आप चेक भी कर सकते हो 17 के टेबल में 7 बार में, 7 बार में ये आ गया। और तो ये 17 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट वाला जो बचा था 119 वो 7 के टेबल में आता था। तो 17 से डिवाइड करा, 17 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 437। अब फिर से क्या है 17 से डिविजिबल है, चेक करते हैं, क्या है 17 से डिविजिबल है। तो 2 टाइम्स में गया 34, और ये कितना बचा 6 और 3 9, और ये 17 के टेबल में आता नहीं है, तो 17 से डिविजिबल नहीं है। 19 से चेक करते हैं 19 से डिविजिबल है या नहीं। 19 से 2 टाइम्स में गया 38, ये कितना बचा 5, और ये 7, तो 3 बार में चला गया, 3 बार में कितना चला गया 57। तो हाँ ये 19 से डिविजिबल है। और फिर आएगा क्या डिवाइड करके 23। अब लास्ट बचा है 23 से डिवाइड करना है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो ये देखिए 7429 को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, यही करने के लिए कहा गया था। 17 × 19 × 23। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ही ईजी था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द LCM एंड SCF of the following pair of the integer and verify that LCM into SCF equal to product of 2 numbers। पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं 4 और 6। अगर आप इनका LCM लोगे क्या आएगा। एक तो आपने बेसिक तरीका सीखा होगा LCM निकालने का, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ये 3 से गया 1 1, और LCM क्या आ गया 2 × 2 × 3 दैट इज 12। और SCF कैसे लिया जाता है, 4 का अलग से फैक्टर करा, 2 से गया 2, 2 से गया 1, फिर 6 का 2 से गया 3, 3 से गया 1। या हम में से कुछ लोग ऐसे भी जानते होंगे SCF निकालना। एक बार में 2 बचा, फिर 2 बार में अब किसकी वजह से 0 आया, तो ये होता है SCF। चाहे तो ऐसे देख लो, इनमें से देख लो कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो SCF बस 2 आया। अब आप अगर LCM और SCF करो, LCM into SCF, तो 12 × 2 दैट इज 24। और अगर उन दोनों को ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जिनका आपने LCM और SCF निकाला है। SCF निकालने के मैंने 2 तरीके भी लिखे, आपको आते होंगे, और नहीं भी आता तो मैटर नहीं करता, मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ। तो SCF आया था 2, और अगर आप इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो 4 × 6 तो 24। ये कोई रैंडमनेस नहीं है,
ऐसा नहीं है कोइंसिडेंटली हो गया। आप किसी भी दो नंबर के अगर एलसीएम निकालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम निकाला है, और उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ निकालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 4 और 6 का एचसीएफ निकाला है, ऐसे भी देख सकते हो। या जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो ऐसे निकल गया एचसीएफ। आप किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम निकालते हो और उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ निकालते हो, तो उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वही सेम प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का आता है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक थ्योरम है अपने आप में। अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हो तो मैं थ्योरम भी प्रूफ कर दूंगा कि क्यों दो नंबर का एलसीएम इंटू उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। बाकी आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं भी प्रूफ नहीं करने वाला। अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो देखिए, ऐसे हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, सवाल खत्म नहीं होगा। फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो दोनों मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है या नहीं। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है, क्योंकि ये थ्योरम हमेशा सही है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। पर अगर ऐसा नहीं आता, आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हो, फिर इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालते हो और दोनों का प्रोडक्ट करते हो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हो, और वो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब यह है या तो आपने एलसीएम निकालने में मिस्टेक करी है या फिर एचसीएफ निकालने में मिस्टेक करी है। तो ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले इन दोनों का निकालना है एलसीएम फिर एचसीएफ। तो मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं जिससे एलसीएम और एचसीएफ जल्दी निकल जाएंगे, ज़्यादा अलग अलग आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 26 के फैक्टर कीजिए, 2 से गया 13, 13 से गया 1। 91 का फैक्टर कीजिए, 7 से गया 13, 13 से गया 1। तो देखिए आप 26 को लिख सकते हो 2 इंटू 13, यहाँ पर हमने सीखा था, और 91 को लिख सकते हो 7 इंटू 13। अब एचसीएफ देखिए, पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम बोला गया है, एलसीएम में पूछते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रही है। तो बताइए 26 के फैक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर 91 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में जो एक्सप्रेशन है वो दिख रहा है। अब आप मुझे ये बताइए 13 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? एक बार। 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक भी बार नहीं आ रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आ रहा है। 7 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है? इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक भी बार नहीं आ रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आ रहा है। तो जो भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रही है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, मिला के मत कहना 3 बार आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा है। यहाँ इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। और दूसरे एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार है? 1 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है। तुम जोड़ के नहीं कहना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी और भी सवाल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करके बताइए क्या आएगा? ये हो गया 42, 4 और 1, ये हो गया हमारा 2, और ये 8 और 1। तो एलसीएम तो हमने निकाल लिया 182। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पूछते हैं कम से कम, जैसे एलसीएम में पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, एचसीएफ में पूछते हैं कम से कम कितनी बार आ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ 2 कम से कम कितनी बार आ रहा है? इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 1 भी बार नहीं आ रहा है, तो कम से कम 1 भी बार एक भी बार नहीं आ रहा, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ 7 कम से कम कितनी बार आ रहा है? इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 1 भी बार नहीं आ रहा, तो कम से कम 1 भी बार नहीं आ रहा। 13 कितनी बार आ रहा है? कम से कम, तो कम से कम 1 बार तो आ ही रहा है। तो एचसीएफ बस 13 ही आ गया। अगर 2 नंबर होते तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देता। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब निकालिए एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसा बोला गया कि वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए चाहे तो वेरिफिकेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट बाद में मिटा दूंगा। वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है? एलसीएम आया 182 और एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया 13। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 182 इंटू 13, तो ये हो गया 6, ये हो गया 54। 2 8 1 6 6 13, और ये हो गया हमारा 2366।
अब एलसीएम इंटू एचसीएफ तो कर लिया, अब ये चेक करना है क्या इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हमारे पास ये दो नंबर है, इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स में क्या है 26 इंटू 91। तो देखते हैं 26 इंटू 91, ये हो गया 62, ये हो गया 54, 54 का 5 किया कैरी, ये हो गया 18, 23, ये ऐड करा 6632। तो देखिए फिर से वही आ गया 2366। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, इसका मतलब हमने जो एलसीएम निकाला है और हमने जो एचसीएफ निकाला है वो सही निकाला है। अगर ये दोनों पार्ट बराबर नहीं आते, इसका मतलब यहाँ तो हमने एलसीएम में गड़बड़ कर दी, या तो हमने एचसीएफ में दिक्कत दे दी, कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये प्रूफ मैं कर सकता हूँ, ये सत्य है कि एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हो इस चैप्टर के लिए। तो सबसे इजी था, पहले आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रही है वो लिख देते हैं। एचसीएफ कोई भी चीज़ कम से कम कितनी बार आ रही है। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करा, ये आया, और नंबर का प्रोडक्ट भी यही आया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल आया, तो हैंस वेरीफाइड। अब आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, या फिर नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। तो मुझे राइट हैंड साइड पे जो बोर्ड है उस पे जो लिखा हुआ है, जो मैंने अभी भी सवाल करा है, वो मिटाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है 510 एंड 92। तो पहले 510 के फैक्टर करते हैं। 2 से 4 गया 2 टाइम्स 1 बचा, 10 गया 5 टाइम्स 1 बचा, और ये हो गया 5 टाइम्स। उसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल है, आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, जिसमें भी अब ज़्यादा सूटेबल आपको लगे, ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। तो मैं 5 से कर रहा हूँ, ऑर्डर वैसे भी मैटर नहीं करते। तो यहाँ पर 5 बार में गया 25, ये 5 गया 1 बार में। अब 3 से करा, 1 बार में 3 गया 1 बार में, 2 बच गया, और ये 21 गया 7 टाइम्स। अब 17 से गया 1 टाइम्स। ऐसे ही 92 का 2 से करा, 8 गया 4 बार में, ये 6 बार में। फिर 2 से करा 2 बार में, 3 बार में, फिर 23 से 1 बार में। तो हम 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब निकालते हैं एलसीएम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में उन नंबरों को लिखा जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए। जैसे 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 1 बार, और यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, जोड़ के नहीं बोल रहा, अलग अलग सेपरेटली। यहाँ पर 2 1 बार, यहाँ पर 2 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कितनी बार आया, 2 बार। ये जोड़ने नहीं है कि 3 बार आ गए 2। उसके बाद 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 बार। 30 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 बार। आपको अगर कोई और तरीका पता है एलसीएम और एचसीएफ का, तो वो तरीका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद 17 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 बार। फिर 2 का तो हो चुका है। अब 23 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, यहाँ पर 1 बार, तो 1 बार। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, और ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आएगा 391। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 6, 4 और 5 गया कैरी 23। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पूछते हैं कोई चीज़ कम से कम कितनी बार आई है। देखिए एक यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार। तो कम से कम कितनी बार है, 2 1 बार। नेक्स्ट 5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो फिर कम से कम कितनी बार है, 1 भी बार नहीं। अगर कोई चीज़ कम है ही नहीं 1 भी बार कम से कम, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो चीज़ कम से कम बार आई है। जैसे एक जगह यहाँ पर 2 1 बार था, यहाँ पर 2 2 बार था, तो कम से कम कितनी बार आया, कोई चीज़ कम से कम कितनी बार आई है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर कोई चीज़ कम से कम आई नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे 3 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 3 भी नहीं लिखना। 17 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 17 भी नहीं लिखना। 23 1 बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो 1 भी बार नहीं सबसे कम है, तो मैं 23 भी नहीं लिखूंगा। तो एचसीएफ आ गया 2। अब करते हैं वेरिफिकेशन। आप कोई और तरीका यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन में हमारे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ। एलसीएम क्या आया,
एलसीएम आया है 23,460, एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया है 2। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, 0, 12 का 1 9 और ये 46। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, एलसीएम एचसीएफ वेरिफिकेशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, 510 इंटू 92। तो ये चेक करते हैं, 2 ये 9, ये हो गया 10 कैरी गया और 2964, उसके बाद एक जीरो भी लगाया जाएगा तो यहीं पर लिख दूंगा 46,920। ये जीरो यहाँ पर आ गया कि मैंने जीरो प्रोडक्ट में नहीं दिखलाया था। तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। तो इस सवाल में पहले आपको एलसीएम निकालना था, निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकालोगे, कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आई है वो चीज़ मल्टीप्लाई में आएंगी। एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल लिया, कोई चीज़ कम से कम कितनी बार आई है। अगर 3 भी इसमें होता तो 3 कम से कम एक बार आता तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद आपको वेरीफाई करना था, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो अच्छा है, अगर नहीं आते तो इसका मतलब है आपने एलसीएम में एचसीएफ में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी है। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 336 एंड 54। तो देखते हैं वेरीफाई होगा नहीं होगा, क्या है एलसीएम और एचसीएफ। 336, 2 से गया 1 बार में, 1 बचा, 12 गया 6 टाइम, 1 बचा 8, 2 से गया 8 टाइम्स 4, 2 से गया 4 टाइम्स 2, 2 से गया 2 टाइम्स ये 1, और ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, 3 से 7 टाइम्स, 7 से गया 1, और फिर अगला 54, 2 से गया 27, और ये 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, तो बताइए 2 यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 4 बार, यहाँ पर 1 बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कितनी बार आए, 4 बार। फिर से एक बार मिला के नहीं बताना। अब बताइए 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 3 बार। तो 3 को भी लिखा जाएगा 3 बार। 7 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 7 1 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आएगा। ये हो गया हमारा 16, ये हमारा हो गया 27, और ये हमारा हो गया 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 और ये 49 का 4 गया कैरी, और ये 14 18। अब ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, 189 इंटू 16, 54, 5 गया 48, 53, 5 गया 11, 9 8 1, 4 12 1 0 1 3। तो ये आ गया हमारा 3024। ओके, अब एचसीएफ भी निकालना है। अभी एचसीएफ यहाँ पर निकाल लेते हैं। एचसीएफ में पूछते हैं कम से कम कितनी बार आई है कोई चीज़। तो बताइए कम से कम कितनी बार आई है कोई चीज़, बताइए 2 कम से कम कितनी बार आया है। यहाँ पर 2 है 4 बार, और यहाँ पर 2 है 1 बार, तो कम से कम 2 आया है 1 बार। तो एचसीएफ के 2 1 बार, 3 1 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है, तो कम से कम कितनी बार आया है, 3 1 बार। फिर 7 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, तो कम से कम कितनी बार है, 1 भी बार नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 36। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहला पार्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 3024, और एचसीएफ क्या है 6। ये मल्टीप्लाई करते हैं 24 का 2 कैरी गया 14 का 1 कैरी गया 1, और ये हो गया 18। ये हमारा आ गया 18,144। अब दूसरी साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास नंबर क्या थे, 336
336 इंटू 54, चेक करते हैं क्या आएगा। 336 54, ये 24 का 2 गया कैरी, 12 और 14 ये 13, 5 से करा 0, 13 18 का कैरी 1, 16, 4 4 1 8 1, तो ये हमारा आ गया 18144। ये भी यही आ रहा है 18,144। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। और जैसे ये वेरीफाइड होता है ये प्रूफ कर देता है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही आया था, क्योंकि अगर एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक गलत आ गया तो फिर ये प्रूफ आप नहीं कर पाओगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ये जो नंबर दिए गए, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था उसमें कितने नंबर दिए गए थे? 2 नंबर दिए गए थे जिनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे। ये जो सवाल है इसमें 3 नंबर से दिए गए और वही मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करोगे? पहले 12 के फैक्टर कर लीजिए, 6 3 1, 15 के फैक्टर कर लीजिए, 5 1, 21 को 3 से गया 7, 7 से गया 1। तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 इंटू 5। 21 को कैसे लिखा जा सकता है? 3 इंटू 7। पहले निकालता है एलसीएम। एलसीएम में पूछा जाता है कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आई है। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक भी बार नहीं, यहाँ पर एक भी बार नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है। फिर 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया? एक बार एक बार एक बार, तो एक ही बार है 3, जोड़ना नहीं है। उसके बाद 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है? एक भी बार नहीं, एक बार एक भी बार नहीं, तो एक बार है ज़्यादा से ज़्यादा। 7 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं, एक बार। बस सारे नंबर से लिखे जा चुके हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7, ये हो गया हमारा 420। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पूछते हैं कम से कम। 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक भी बार नहीं, यहाँ पर एक भी बार नहीं, तो कम से कम एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 3 कम से कम कितनी बार है? एक बार। 7 यहाँ पर एक भी बार नहीं, तो बाकियों में हो भी तो क्या हुआ? कम से कम एक भी बार नहीं, तो 3 आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़, अगर आप एलसीएम, चलो पहले मैं कर देता हूँ फिर बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा पहले 17 के फैक्टर करा, 17 से गया 1 बार में। 23 का फैक्टर करा, 23 का फैक्टर कैसे किया? 23 से गया 1 बार में। 29 के फैक्टर करें, 29 से गया 1 बार में। तो हमारा पहले नंबर लिख लेते हैं। 17 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 17 में, इनटू में कुछ होता तो मैं लिख देता। 23 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 23, और 29 ही है। चाहो तो मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो, पर क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो इनटू में प्राइम नंबर होना चाहिए था। तो बताइए एलसीएम में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। 17 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है? एक बार। 23 23 एक बार। 29 29 एक बार। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 391। अब इसे 29 से और मल्टीप्लाई करना है। 391 इंटू 29, ये हो गया 9, 81 81 का 8, ये हो गया 27 और ये 8 जोड़ा 35। फिर 2 से करा 2 18 का कैरी गया 1, 6 और 1 7, 9 3 13 का 1 11। तो हमारा एलसीएम आ गया 11339, 11,339। और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? कोई भी चीज़ कम से कम कितनी बार आई है। तो 17 कम से कम कितनी बार आए? एक भी बार नहीं। 23 कम से कम कितनी बार आए? एक भी बार नहीं। 29 कम से कम कितनी बार आए? एक भी बार नहीं। तो कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं। कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 तो होता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 सभी का कॉमन फैक्टर है और बाकी कोई फैक्टर है नहीं कॉमन, तो फिर 1 लिख दिया। तो एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब देखते हैं लास्ट, ये थर्ड वाला पार्ट, यहीं पर कर देता हूँ जगह है तो। पहले 8 का करा, 2 से गया 4 टाइम्स, ये 2 बार में, ये 1 बार में। फिर 9 का करा, 3 से गया 3 टाइम्स, फिर 1 बार में। फिर 25 का करा,
25 का 5 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 1 टाइम्स। तो देखिए 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आई है, तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 3 बार। 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 बार। 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 9 हो गया 72, 72 इंटू 25, ये मल्टीप्लाई करना है। 72 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को लिखा जा सकता है 100/4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 18 टाइम्स में, तो 1800 आ गया, 1800। तो एलसीएम तो आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ भी यहीं पर लिख रहा हूँ साइड में, एचसीएफ में पूछते कोई भी चीज़ कम से कम कितनी बार आई है। 2 कम से कम कितनी बार आया, 3 बार, एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं, तो कम से कम एक भी बार नहीं। 3 कम से कम कितनी बार आया, 2 बार, एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं, तो कम से कम एक भी बार नहीं। 5 भी कम से कम एक भी बार नहीं, तो एचसीएफ आ गया 1। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब एक कमाल की बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताने वाला था, आप इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आया था और जो एचसीएफ आया था वो मल्टीप्लाई कीजिए। एलसीएम क्या है 420, एचसीएफ क्या आया था 3, तो हम निकाल रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। 420 इंटू 3 दैट इज 0, 6, 12। और आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 15 इंटू 21, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 12 इंटू 15 करोगे 180, 180 का 21 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 18, ये हो गया हमारा 18, ये हो गया 36 और ये 873। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख भी देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो कि था हमारा 12 इंटू 15 इंटू 21, वो इक्वल तो नहीं है, ये इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल नहीं है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एलसीएम गलत निकाला या मैंने एचसीएफ गलत निकाला। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ गलत निकाला हो, वैसे अपन नहीं निकाला। ऐसा फिर क्यों हुआ कि अभी तक हमने जो सवाल करे थे उनमें एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहा था, इसमें तो नहीं आया। तो कई बार ऐसा हो सकता है पेपर में वेरीफाई करो और आप इस उलझन में फंस जाओ कि मेरा एलसीएम गलत है, एचसीएफ गलत है, मैच क्यों नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, वो जो मैंने आपको रूल बताया था, रूल क्या था, 2 नंबरों का एलसीएम इंटू उन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये रूल तभी लगता है तब 2 नंबर हो, यहाँ पर 2 से ज़्यादा नंबर है तो रूल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कभी भी नहीं लगेगा। अगर नंबर को प्राइम हो, ये नंबर को प्राइम है, तो देखिए इनका एलसीएम और एचसीएफ करोगे या इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो ये रूल लगेगा। ये रूल यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ये रूल 2 ही नंबर के लिए लगता है, 3 नंबर के लिए रूल हमेशा ट्रू नहीं होता। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखला दिया, तो पेपर में आप ये हैरान ना हो जाओ कि आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ना बने, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना कर दो, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए, अब मैं मिटा देता हूँ ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है गिवन डैट एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, वी नो, हम क्या जानते हैं कि किन्हीं भी 2 नंबरों का एलसीएम इंटू उन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये हमें पता है, मैंने आपसे कहा भी था अगर आप प्रूफ चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। अब आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 9। ओके, तो हम अगले स्टेप में एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देंगे 657 इंटू एचसीएफ की वैल्यू है 9, ये हो गया। ये 9 मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके डिवाइड में हो गया। एलसीएम 306657 इक्वल टू 306657 होल डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड कीजिए, 17 गया 3 टाइम्स, 3 बचा ये 4 टाइम्स, तो 34 इंटू 657,
ये मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम 306 657, तो 657 इंटू 34, 28 का 2 22, ये आ गया 24 26, और ये 3 से गया 1 17, 17 का 1 19, 8 3 13, 13 का 1 12, 12 का 1 2, तो हमारा एलसीएम आ गया 22338। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये मैं रूल क्यों लगा पाया, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर के लिए रूल वैलिड है, 3 नंबर के लिए हमेशा वैलिड नहीं है। आपको कुछ नंबर ऐसे दिख जाएंगे जिनमें नहीं वैलिड नहीं होगा, कुछ ऐसे भी दिख जाएंगे जिनमें वैलिड होगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा जा रहा है 6 की पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर, क्या कभी 0 पे खत्म होगा? तो पहले रीजनिंग करके देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से देखते हैं क्या लगता है आपको। वैसे पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में जो करना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बात देखते हैं, नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 6 की पावर 1 क्या है 0 पे खत्म हो रहा है? नहीं। 6 की पावर 2 होता है 6 इंटू 6, 36 क्या है 0 पे खत्म हो रहा है? नहीं। 6 की पावर 3 क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6। देखिए 6 इंटू 6 करोगे फिर से लास्ट में 6 आएगा, तो इससे आपको इतना तो ऑब्जर्व हो गया होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कि लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके फिर से 6 है, इतने में यूनिट प्लेस पे 6 आया, फिर से 6 से करेंगे 6 ही आएगा, तो कभी भी ये 0 पे खत्म तो नहीं होगा। तो इससे ऐसा पता लग रहा है बिना प्रूफ करे कि 0 पे खत्म नहीं होगा। ओके, पर हम इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि n की कुछ भी वैल्यू रख लो 0 पे खत्म नहीं होगा? देखिए आप कुछ नंबर बताइए जो 0 पे फिनिश होते हैं। आप बोलोगे 20, मैं 20 के फैक्टर करके आपको दिखलाऊंगा। मैं कहूँगा 20 के फैक्टर में 2 भी है 5 भी है, क्योंकि किसी के भी पीछे 0 आ रहा है मतलब वो नंबर 10 का मल्टीपल है, और अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल है तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। ऐसे ही नंबरों के पीछे 0 आ सकता है जो नंबर 10 के मल्टीपल हो, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ऐसा नंबर जिसके पीछे 0 आ रहा है वो 2 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी मल्टीपल होगा। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, आप कहोगे 120, तो मैं 120 के फैक्टर करूंगा, 2 से गया 60, 5 से गया 12। देखिए यहीं से पता लग गया 120 के फैक्टर में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। कोई और नंबर बोलिए जिसके पीछे 0 नहीं आ रहा, जैसे 18 के फैक्टर कीजिए, 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो इसमें 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। देख रहे हो, 1 की कमी है। कोई भी नंबर के पीछे 0 लाना है तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 बनाने के लिए हमें 1 और 2 और 5 चाहिए, कम से कम एक बार तो 2 चाहिए और कम से कम एक बार तो 5 चाहिए। कुछ और नंबर देख लीजिए, हम ले लेते हैं 75 को 3 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1, तो देखिए इसमें 5 आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा। तो इस समय क्या पता लगता है, कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म हो रहा है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है तो इस बात की श्योरिटी नहीं है वो नंबर 0 पे खत्म होगा। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है तो ये 5 इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि जो नंबर होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है वो नंबर 0 पे एंड होगा। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो हाँ, ये श्योरिटी देते हैं कि वो नंबर का एंड पॉइंट यूनिट डिजिट पर 0 होगा। तो देखिए आप जरा इसका फैक्टर देखते हैं, इसमें क्या 2 और 5 दोनों आ रहा है। सॉल्यूशन 6 रेज टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। आप बताइए क्या इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है? 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा। हम कहेंगे बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, because in prime factorization of 6 raised to the power n there is 5 unavailable as a factor। 5 अनअवेलेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, there is 5 unavailable as a factor of 6 raised to the power m
6 raised to the power n implies 6 raised to the power n never end with the digit 0। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, a number ends with unit digit 0 if there are two at least लिखने की जरूरत नहीं, 2 and 5। a number end with unit digit 0 if there are 2 and 5 both in prime factorization of that number but here 6 raised to the power n in 6 raised to the power n 5 is not a factor of 6 raised to the power n implies 6 raised to the power n never end with the digit 0। तो इनमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ये मैंने खुद ऑन द स्पॉट बनाई है डेफिनेशन, मतलब ये एक्सप्लेनेशन। अब देखिए ये क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is आर कंपोजिट नंबर। आर दो नंबर है इसलिए आर यूज करा है, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे ये सवाल है वैसे ही ये क्या मैं आपसे पूछना दूं कि ये कभी 0 पे खत्म होगा? नहीं, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों? आप इसके फैक्टर करोगे तो ये मिलेगा आपको। 5 तो आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा। क्या ये कभी 0 पे एंड होगा? 16 तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे तो इसमें 5 नहीं आ रहा, तो ये भी कभी 0 पे एंड नहीं होगा। क्या ये कभी 0 पर एंड होगा? हाँ, ये 0 पे एंड होगा, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं बोर्ड के पेपर, मैंने कई बार देखे, नंबर से बदल देते हैं बस। तो आपसे पूछ रहा है, पहले बात करते हैं, आपसे बोल रहा है प्रूफ कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, मतलब प्रूफ करके देना है दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो देखिए मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर said to be prime number if the number having two factors ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ, जैसे 5, 7, 3, 2 भी है, 11, 13, 17, 19, इनके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, 2 ही नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 1 और 5। 7 को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं 1 और 7। 19 को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं 1 और 19। 2 को भी 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं 1 एंड 2। तो ये नंबर होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर अ नंबर, यही सेम डेफिनेशन रहेगी बस थोड़ा सा चेंज है। सेड टू बी कंपोजिट नंबर if the number having more than 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 12 के कौन से फैक्टर है? 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 12 भी फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। 15 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर है। और ये बात जरूरी है कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। अब देखिए एक चीज तो क्लियर होगी, जो भी कंपोजिट नंबर होता है ना उन्हें तोड़ के लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके एक फैक्टर है, एक वो नंबर खुद भी फैक्टर है, एक कोई और भी फैक्टर है, तो अगर कोई और भी फैक्टर है तो उसे तोड़ के लिखा जा पाएगा उस फैक्टर में।
देखिए 15 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। जो भी कंपोजिट नंबर हो गए ना, आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में। तो अगर हमने ये नंबर एक्सप्रेस कर दिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में, तो ये कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे। तो देखिए पहला नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप इन दोनों को देखिए, इनमें 13 कॉमन है, 13 इंटू 1 भी मैं लिख सकता हूँ, तो 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 11, ये तो 13 तो बाहर ले लिया है, यहाँ पर 13 बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा था तो 1 बचा। अब ये क्या हो गया 13, ये कितना हो गया 77 प्लस 1 78। तो देखिए नंबर जो भी हो, मुझे नहीं पता, मैं पता कर सकता हूँ, ये नंबर जो भी हो, आपने इस नंबर को दो नंबरों में तोड़ के लिख दिया। मान लीजिए 15 है और 15 को आप दो नंबर में ब्रेक करके लिख दो, तो 3 भी फैक्टर हो गया 15 का 15 का, और 5 भी फैक्टर हो गया 15 का। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 1 और 15 तो इसके फैक्टर थे ही थे। दो फैक्टर तो हर नंबर के होते ही हैं, 1 के अलावा, एक 1 और एक वो नंबर खुद। 1 के दो फैक्टर क्यों नहीं होते? क्योंकि एक 1 और वो जो दूसरा नंबर खुद है वो 1 से ही कोइंसाइड कर जाता है। तो देखिए 15 को अगर आपने तोड़ के लिख दिया तो अपने आप में कंपोजिट नंबर हो गया, कि दो फैक्टर तो हर नंबर के हैं ही 1 के अलावा, और ये दो फैक्टर आपको और मिल गए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, आप इसको ब्रेक करके लिख पा रहे हो, ये नंबर मल्टीप्लाई होकर कुछ भी आए, डजेंट मैटर। उस नंबर के एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा, और एक फैक्टर 13 होगा, और एक फैक्टर 78 होगा, और भी फैक्टर हो सकते हैं, तो इसे तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर ब्रेक तो कर पाए, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी expressed as product of 13 into 78 implies there are more than two factors of 7 into 11 into 13 plus 13। कौन से वो दो फैक्टर से ज़्यादा? एक तो एक है, एक 13 है, एक 78 है, तो दो फैक्टर से तो ज़्यादा हो गए। इम्प्लाइज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये तो कितनी आसानी से हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब बताइए इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 7 इंटू 6, 5 बाहर ले लिया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से भी 5 बाहर ले लिया, दोनों से कॉमन लिया तो 1 बचा। 5 इंटू ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 7 फैक्टोरियल बन रहा है। अब अगर हमने 7 फैक्टोरियल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये आएगा हमारा 7 फैक्टोरियल, क्या 7 फैक्टोरियल 5040 प्लस 1, और ये हमारा हो गया 5041। तो देखिए फिर से ये नंबर कुछ भी हो, आपने इसे दो नंबरों में तोड़ के लिख लिया, तो ये दोनों तो इसके फैक्टर हैं ही है, एक फैक्टर इसका एक भी, एक तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो ये नंबर भी कंपोजिट हो गया। आप यही लिखोगे बिकॉज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 5 into 5041 implies there are more than two factors of 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब वो फैक्टर्स क्या है? वो फैक्टर्स हैं, एक तो 5 है, एक 5041 है, और एक 1 तो है ही है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं तो बस 2 से ज़्यादा दिखला रहा हूँ कि 2 से ज़्यादा अगर हमने फैक्टर दिखला दिए तो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। इम्प्लाइज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। अब मैं एक सवाल अपनी तरफ से आपसे पूछता हूँ, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो हाँ ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मैं दोनों से 5 कॉमन ले सकता हूँ। ये होता है 5 इंटू 2, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, बचा 4 इंटू 3, ये 5 कॉमन ले लिया, बचा 2, ये हो गया 12 प्लस 2 14। तो देखिए ये नंबर जो भी हो, इसके 2 फैक्टर तो आपको दिख ही रहे और एक फैक्टर हो जाएगा 1, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसे हटा देता हूं, क्या ये कंपोजिट नंबर है? 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे ना, आप चेक भी कर सकते हो। ये हो गया 30 प्लस 1 31, 31 तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट का। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा 6 की पावर n 15 की पावर n, और एक ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए गए। इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो मुश्किल ही आता है, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो या वेरीफाई करो, ये कम चांस है। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल और एक ये वाला सवाल, एक्सरसाइज 1.1 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक फील्ड है और एक सर्कुलर पाथ है उस फील्ड के चारों ओर। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। सोनिया को लगता है 18 मिनट। वाइल द रवि टेक 12 मिनट। रवि को बस 12 मिनट लग रही है। इसका मतलब रवि फास्ट है, रवि फास्ट है। वैसे भी ज्यादातर देखा गया है स्पोर्ट में यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर करती है, लड़के थोड़े आगे होते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लिया दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक पहले भागना स्टार्ट कर देगा, दूसरे इसी पॉइंट से भाग रहा है पर बाद में भाग रहा है, नहीं, एक साथ भाग रहे हैं, एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं। एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन मैंने बना रखी है, ये रवि के लिए, सोनिया के लिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कितनी देर बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, कितनी देर बाद। देखिए 18 मिनट में, जैसे ये है हमारा रवि और ये है सोनिया। आप देखोगे यहां पर लिख रहा हूं, रवि एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? अगर रवि यहां से भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि रवि क्या करता है 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो 12 मिनट बाद रवि का एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड्स। तो देखिए रवि का हो जाएगा 12 मिनट में। क्या सोनिया का 12 मिनट में कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, तो 12 मिनट बाद नंबर ऑफ राउंड यहां पर मिनट्स, और यहां पर लिखा है नंबर ऑफ राउंड में हो गया नंबर ऑफ राउंड्स, और नंबर ऑफ राउंड में यहां पर मैंने लिखा है फर्स्ट राउंड, यहीं पर लिख देता हूं फर्स्ट राउंड, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड रवि का कंप्लीट करेगा 12 मिनट में, और 12 मिनट में सोनिया का कितना कंप्लीट होगा? 0 राउंड। क्यों? क्योंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है, तो 12 मिनट में तो इसका राउंड ही नहीं कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं अगली 12 मिनट में, तब नेक्स्ट 12 मिनट होगी तो सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड राउंड। तो 24 मिनट बाद रवि 2 राउंड मार चुका होगा। पर सोनिया कितना राउंड मार चुकी होगी? सोनिया 12 मिनट में एक राउंड, 18 मिनट में एक राउंड मार रही है, उसके बाद 18 मिनट में उसने एक राउंड मारा होगा, फिर वो आगे बढ़ गई होगी। कितना आगे बढ़ गई होगी? कितनी मिनट बची? 18 मिनट में एक राउंड मारती है, 6 मिनट बची, तो 6 मिनट में जितना भी भाग पा रही होगी उतना आगे निकल गई होगी। तो सोनिया ने एक राउंड तो मार लिया है कंप्लीट, यहाँ पर मैंने कंप्लीट राउंड लिखे हैं। कंप्लीट राउंड कितने मारे? रवि ने एक राउंड मार लिया 12 मिनट में, 2 राउंड मार लिए 24 मिनट में, और 24 मिनट में सोनिया एक राउंड से थोड़ा सा ज़्यादा मार पाई। यहाँ पे मैं कंप्लीट राउंड लिख रहा हूँ, और 12 मिनट में सोनिया ने 0 राउंड मारे थे, क्योंकि एक राउंड मारने में उसे 18 मिनट लग रही है। अब बात करते हैं थर्ड राउंड, ये रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है थर्ड राउंड रवि कितनी देर में मार लेगा?
12 मिनट में फिर से एक और राउंड मान लेगा, हर 12 मिनट में एक राउंड मान रहा है, तो 36 मिनट में रवि ने कितना राउंड मान लिया, 3 राउंड मान लिए, रवि ने 3 राउंड मान लिए 36 मिनट में। और सोनिया कितने राउंड मान लेगी, क्योंकि 18 मिनट में एक राउंड मारती है, और तब 24 मिनट हुई थी, तब ये आगे जा चुकी थी, फिर वो बचा हुआ ट्रैवल करके 18 मिनट में एक राउंड, तो 36 मिनट में 2 राउंड, तो सोनिया ने मान लिए 2 राउंड। तो देखिए 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि 12-12 करके, देखिए 12 मिनट में रवि ने एक राउंड मारा, 24 में रवि का दूसरा राउंड, 36 में रवि का तीसरा राउंड, तो 36 मिनट बाद रवि दोबारा से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, सोनिया को एक राउंड मारने में 18 मिनट लगी, दूसरा राउंड मारने में फिर से 18 लगी, तो 36 मिनट बाद सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मीट करेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। तो देखिए दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनको एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है। रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रही है, तो हर 12 मिनट में उसके एक राउंड कंप्लीट होंगे। तो रवि स्टार्टिंग पोजीशन में कब आएगा, तब टाइम हो रहा होगा 12 का मल्टीपल। सोनिया एक राउंड मारने में एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। तो पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड 36 मिनट में, तीसरा राउंड 54 मिनट में, 54 मिनट में। तो सोनिया कब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, जब टाइम 18 का मल्टीपल होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है किस टाइम पर वो दोनों एक साथ मीट करेंगे, मतलब वो दोनों एक साथ कब मीट करेंगे, जब जो टाइम है वो 12 का भी मल्टीपल होगा और जो टाइम है वो 18 का भी मल्टीपल होगा। क्योंकि सोनिया कब आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब टाइम 18 का मल्टीपल हो जाता है। रवि कब आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब टाइम 12 का मल्टीपल हो जाता है। तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब टाइम 12 का भी मल्टीपल होगा, 18 का भी मल्टीपल होगा। तो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल चाहिए, जो होता है LCM। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं ऐसा नंबर चाहिए तो दोनों का मल्टीपल हो, तो LCM निकालना पड़ेगा। तो ये तो समझाने के लिए था, तो हम लिख सकते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, गो इन अ सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम फॉर मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू LCM 12-18। तो 12-18 का LCM ले लीजिए, चाहे तो एक ही बार में भी ले सकते हो। 6 9 2 से गया 3 और ये हो गया 9 का 9 ही रहेगा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। और LCM क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा 4 इंटू 9 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ऐसे कई बार सवाल आएगा, जैसे एक घंटी है, एक बैल है जो हर 4 मिनट में रिंग होती है, एक बैल है जो हर 6 मिनट में रिंग होती है। तो अगर वो अभी रिंग हुई है तो दोबारा कितने टाइम बाद एक साथ रिंग करेंगी। तो देखिए जो बैल 4 मिनट में रिंग होती है, बैल 1 वो 4 मिनट बाद रिंग करेगी, 8 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 16 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, सो ऑन। ऐसे ही बैल 2 जो हर 6 मिनट बाद रिंग होती है, 6 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 18 मिनट बाद, 24 मिनट बाद, उसके बाद 30 मिनट बाद, तो उसके बाद 36 मिनट बाद, ऐसे ये चलेगा। ये 24 मिनट बाद, 28 मिनट बाद, 32 मिनट बाद, 36 मिनट बाद। तो बैल 1 कब रिंग होती है, उस टाइम पे रिंग होती है जो 4 का मल्टीपल है। बैल 2 कब रिंग होती है, उस टाइम पर रिंग होती है जो 6 का मल्टीपल है। तो दोनों बैल एक साथ कब रिंग होंगी, उस टाइम पे रिंग होंगी जो 4 का भी मल्टीपल हो, जो टाइम आगे आने वाला टाइम हो 6 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसा नंबर कैसे निकालेंगे जो 4 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो, LCM आपको निकालना पड़ेगा। LCM 4 और 6 का, जो कि आ जाएगा 12। तो देखिए अगली बार है 12 पे, उसके बाद 12 का टेबल पढ़ लीजिए, 12 दूनी 24, तो फिर 24 पे, फिर 36 पे। तो ऐसे हम निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको LCM लेना पड़ेगा। कभी भी ऐसा सवाल आया कि 2 चीजें एक साथ कब होंगी, तो LCM वाला है। वो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है एक्सरसाइज 1.2 पर। इसमें मैं आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में आइडिया दूंगा। मैं फर्स्ट लेक्चर में भी दे चुका हूँ, और आपको बताऊंगा कि आप प्रूफ कैसे करोगे कि दिया गया नंबर रैशनल है या इरैशनल है।